गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? अब राइटिंग भी देख लेना भाई। आज जैसे हमने कल तीनों चैलेंजेस की बात करी थी, तो हम पहले वाला जो चैलेंज है उसको पढ़ेंगे, कैसे हमने उसको फेस करा। ठीक है, क्या था ये? शेप ए यूनाइटेड नेशन। कल बात हो गई थी ना भाई, जो पहला चैलेंज है उसी को फर्स्ट चैप्टर में फेस करा गया है। हमें एक एकता में बंधे देश को बनाना है। क्लियर है ये बात भाई? राइटिंग भी क्लियर होनी चाहिए, वॉइस भी क्लियर। प्लीज कमेंट करके बता दो अगर है तो आगे चले। कैसे यूनाइटेड नेशन हम बनाएंगे, क्या चैलेंज है ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सबसे बड़ा इसमें क्या चैलेंज था? देसी रियासतों का एकीकरण, यही तो था। अब पूछोगे जी ये क्या लिख दिया यूनाइटेड नेशन, देसी रियासत, कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाता हूं। जो ये टोटल इंडिया है ना, इसके दो पार्ट थे। इस पे टोटल इंडिया पे क्या था? ब्रिटेन का राज था भाई। सबको पता है, तो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का, लंदन का, ये सारी चीजें एक ही है, अंग्रेज। एक तो भारत का हिस्सा था जिसपे इनका डायरेक्ट कंट्रोल था। डायरेक्ट कंट्रोल, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष नियंत्रण। इसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया। ध्यान देना भाई, या ब्रिटिश भारत। सिंपल। एक दूसरा हिस्सा जो बाकी बच गया, उस पे था इनडायरेक्ट कंट्रोल या अप्रत्यक्ष, ये तय है भाई, तय नियंत्रण। ये जो भी बाकी एरिया बच गया, ये इनको बोला गया अभी प्रिंसली स्टेट्स। देसी रियासत। जो अपना लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया है वो डायरेक्ट कंट्रोल में था। जो यहां पे देखिए साउथ इंडिया, ये बहुत सारी देसी रियासत, बहुत सारी देसी रियासत। यहाँ पे कश्मीर में भी, इधर भी, ये क्या थी? देसी रियासतें हैं। और जो ये एरिया था यहाँ का, ये डायरेक्ट कंट्रोल में था। इसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो देसी रियासत थी उन पे अंग्रेजों का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। और हर देसी रियासत में कोई न कोई राजा राजतंत्र से, मोनार्की का शासन चला रहा था। अब अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई इसको बोलते हैं, इन पे जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है इसको बोला जाता सुजरनिटी ऑफ या पैरामाउंटेंसी पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये दोनों एक ही वर्ड है भाई, सुजरनिटी और पैरामाउंटेंसी ब्रिटिश क्राउन की। ब्रिटेन का, इन दोनों का मतलब है आधिपत्य। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने ये मान रखा था कि भाई हमारे ऊपर है ब्रिटेन या अंग्रेज।
अंग्रेजों ने भी इनको अपना शासन करने की छूट दे रखी थी एक शर्त पे। एक तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना, दूसरा कुछ टैक्स यहां से जो तुम अपने एरिया से इकट्ठा करते हो उसका एक पार्ट अंग्रेजों को देते रहना, अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी दिखाते रहना, वफादारी। तो हम तुम्हारे शासन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल का एरिया था। ये डायरेक्ट कंट्रोल का बहुत सारी लगभग 562 देसी रियासत थी भारत में। अब जब भारत आजाद हुआ, द्विराष्ट्र सिद्धांत पे कल बात करी थी, इसके आधार पे टू नेशन थ्योरी के आधार पे देश को आजादी मिली। एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान, दो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना। साथ में अंग्रेजों ने एक बात और बोली, जब भारत को आजाद करा, कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनकी मर्जी है, ये दे कैन बी पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। जिस मिशन में, जो अंग्रेजों की जिस मिशन से हमें आजादी मिली, उन्होंने बोला कि भारत दो देश है, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, साथ में जो ये प्रिंसली स्टेट्स है उनको उनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई वो मर्जी है या तो भारत को ज्वाइन करे या पाकिस्तान का हिस्सा बने या फ्री रहे। और जो ये घोषणा थी, इसने क्या करा, दिस इंडेंजर्ड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनाइटेड, द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो ये प्रोविजन करा ना, उसने दीज प्रोविजंस, चलो इससे लिख दें, ये ऐसे ही है, ये भी एक बार रुको, दीज प्रोविजंस इंडेंजर्ड इस, जो ये प्रावधान थे, ये थ्रेटन द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जो ये प्रावधान थे अंग्रेजों के, इन्होंने जो हमारा सपना है एक यूनाइटेड भारत को बनाने का, उसको खतरे में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करें, शुरुआत में क्या करा, रूलर ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर के जो रूरल थे, अनाउंस्ड देयर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सबसे पहले किसने अपने आप को आजाद घोषित करा, रूलर ऑफ त्रावणकोर। मुझे तो ये वाइट ही ठीक लगा भाई। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या करा, जैसे ही अंग्रेज यहां से गए, इसने बोल दिया कि भाई मैं अपने आप को आजाद घोषित करता हूं। फिर ऐसी ही घोषणा किसने करी, निजाम ऑफ हैदराबाद। फिर ऐसी ही घोषणा किसने करी, नवाब ऑफ भोपाल। ध्यान रखना भाई, इन तीनों ने बहुत शुरुआती दौर में ही ये बोल दिया कि भाई हम अपने को आजाद रखेंगे। सबसे पहले किसने करी, द रूलर ऑफ त्रावणकोर, उसने अनाउंस देयर इंडिपेंडेंस। आफ्टर हिम निजाम ऑफ हैदराबाद, और आफ्टर देन नवाब ऑफ भोपाल ने ऐसी ही अनाउंसमेंट करी। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में देश को आजाद यूनाइट करना है। अब गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच करा, गवर्नमेंट ने फिर भी कैसे
पूरे देश को यूनाइट कर दिया। इसकी बात हम नेक्स्ट पेज पे देखो। अब देखना गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? गवर्नमेंट की अप्रोच का मतलब है, सबसे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप देखोगे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे भाई? हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको इंडिया का बिस्मार्क भी के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि इन्होंने सभी देशी रियासतों को एक करके एक यूनाइटेड भारत का निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। अगर पूछ इन क्या था भैया ऐसा इसमें? डिप्लोमेसी एंड, कैसे? बाय डिप्लोमेसी एंड स्किलफुल, ध्यान रखना भी ये दोनों वर्ड इंग्लिश में, परसुएशन। इसको बोले जाता है कूटनीति एवं कुशल अनुनय। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई देशी रियासतों के एकीकरण में इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एक्सप्लेन द रोल ऑफ वल्लभ भाई पटेल। पहली लाइन क्या करनी लिखनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रैकेट में आयरन मैन ऑफ इंडिया was the first home minister and first deputy prime minister of India. By his diplomacy and skillful persuasion, he played an important role in integration of princely states. अपनी कूटनीति एवं कुशल अनुनय द्वारा, परसुएशन का होता मतलब होता है, परसुएशन का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मनाना। आवाज क्लियर है? मनाना भाई, जैसे एक दूसरे मनाने की वो नहीं होती कला। कई आदमी क्या होंगे, परसुएशन पावर उनकी ज्यादा होगी। आप किसी से बुरा मान गए तो एक दोस्त तो ऐसा होगा वो फिर तो पूरा साल निकल गया, आप उससे बात ही नहीं कर पाए। और एक दोस्त ऐसा होगा उसको बात करना आता है, वो उसको सॉरी भी बोलना आता है, उसको थैंक यू भी बोलना आता है, उसको प्यार दिखाना भी आता है, उसको गुस्सा दिखाना भी आता है। उसके अंदर एक परसुएशन की अलग कला है। ऐसी ही हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके अंदर ये कौशल था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब देखो गवर्नमेंट की अप्रोच, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा क्या था? इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, हमें क्या पता था? बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स में, इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट वाज नॉन डेमोक्रेटिक। ध्यान रखना भाई। देखो अगर हमने किसी और देश पे कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं करी? हमें पता था कि बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अलोकतांत्रिक। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में गवर्नमेंट थी जो अलोकतांत्रिक थी, ये ध्यान रखना है। एंड जो गवर्नमेंट है वाज अनविलिंग टू गिव, हिंदी में लिखवा दूंगा भाई, डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पीपल। और जो सरकार है वो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की इच्छा नहीं रखती।
एक तो भाई सरकार ऐसी हो भाई हाँ इच्छा है हम देंगे, ऐसा भी नहीं था। हमें क्या देखो, अप्रोच का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कैसे मतलब ये काम करा, गवर्नमेंट ने किस अप्रोच को फॉलो करा, क्या तरीका अपना इसके लिए। पहला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल। दूसरा क्या है, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में हमें पता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और जो सरकार थी वो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की इच्छा भी नहीं रखते थे। और इस कारण मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। अब एक बात देखो, हमारे यहां है, हम है प्रिंसली स्टेट्स, हमें पता चल गया भाई भारत आजाद होगा, अंग्रेज चली गई। अंग्रेज जाने के बाद भी हमारी हालत देखो, हमारे ऊपर तो वो ऐसा कैसा राक्षसी स्वरूप का राजा बैठा है, हमें आज भी कोई अधिकार नहीं है, हमें आज भी उसी के कानूनों को मानना है। और हमें पता चल गया कि भी भारत डेमोक्रेसी बनने जा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब हमें बताया गया, हमें पता है कि हम अपने शासक को चुनेंगे, अगर शासक अच्छे से काम नहीं करता हम उसको हटा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहूंगा क्या मैं, भले ही सरकार नहीं चाहती, वो राजा नहीं चाहता वहां से हटना, बट जो ज्यादातर आदमी थे ना, मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। क्लियर है, एक तो ये बात पता थी भाई, इसी से तो अप्रोच डिसाइड होगी। हमें पता है हम कोशिश करेंगे तो लोग मान जाएंगे, लोग यहां हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें सिर्फ राजा को मनाना है, ठीक है। दूसरा, वी गवर्नमेंट का मतलब है भाई यहां जो गवर्नमेंट है ये वो गवर्नमेंट भारत सरकार वाली सरकार नहीं है, ये है जो इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें जो सरकार है। क्लियर है, वी नो दैट ऑल ऑफ अस हैज ए शेयर्ड पास्ट या हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन फॉर ए कॉमन फ्यूचर। देखो, हमें किसी देश पे अटैक करना, ये मान के चलो उस टाइम पे देशी रियासत भी एक अलग देश है, हम बैठे हैं प्लानिंग बना रहे हैं कि जी वहां पे अटैक करना आसान है। कैसे? एक तो नॉन डेमोक्रेटिक शासन है, लोग उस राजा से खुश नहीं है। दूसरी, उन लोगों ने हमारे साथ पास्ट को शेयर करा है, वो भी आजादी की लड़ाई में भारत के साथ थे, वो आजाद होना चाहते थे, वो भी डेमोक्रेसी चाहते हैं। हमें पता हो वहां की जनता हमारे साथ है, तभी तो हिम्मत पड़ेगी, कोई बुलाने वाला होगा तभी तो हम जाएंगे ना। तो लोग हमारा वेट कर रहे थे भाई, इसलिए आसान था हमारे लिए ये काम करना, ठीक है। तो हमें पता था कि हमारा सबका एक कॉमन पास्ट है और भविष्य के लिए भी एक कॉमन ही एस्पिरेशन है, तो हमारे लिए आसान होगा ये। और जो थर्ड पॉइंट था जो अप्रोच में ही आएगा, गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई टू डील विद सच प्रोविंसेस। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या करा, वाज रेडी टू गिव सम autonomy to the princely states by adopting a flexible approach। देखिए क्या बात है ये, हमने एक बात और भी कि भाई हम उस राजा के पास जाएंगे जो प्रिंसली स्टेट का है, भाई हमें सब कुछ नहीं चाहिए, भारत के नागरिक तो बनो। क्लियर है, कुछ आजादी, कुछ स्वायत्ता, कुछ स्वतंत्रता हम आज भी आपको दे देंगे,
आपसे हम सब कुछ नहीं छीन रहे, आप यहां कमा रहे हो, खा रहे हो, शासन चला रहे हो, करते रहो, बट भारतीय मॉडल के अनुसार। हम ये उनको बिल्कुल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे भाई, हर राजा को और उसको बिल्कुल समाप्त कर दो। आज भी जयपुर के राजा बहुत, मतलब आज भी जाना जाता उनको, बहुत जगह पे थे, हैदराबाद के निजाम आज भी हैं वो परिवार। तो हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था भाई इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हमने एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए ये बोला कि भाई कुछ चीजें हमें दे दो, अपनी सिक्योरिटी, ठीक है, सिटीजनशिप, और भारत का हिस्सा बन जाओ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शासन चलाइए और आप अपना आराम से काम करिए, ठीक है। तो भारत ये भी रेडी था ये काम करने के लिए। सरकार ने उनको कुछ स्वायत्ता देने के लिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को फॉलो किया कि भाई तुम अपने आधार पे भी आपको स्वायत्ता मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात और करी आफ्टर पार्टीशन, हमने ध्यान दिया डिमार्केशन पे। भाई डिमार्केशन का मतलब होता है कि भाई मार्क करना ऑफ टेरिटरी। ये नहीं होता भाई कौन सी टेरिटरी कितना है उसको ये ऐसे मार्क करना, ये टेरिटरी है ये, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ बाउंड्रीज, जो सीमा का निर्धारण का काम, उनको मजबूती देने का काम, ये काम करा, ठीक है। कि भाई अब हम ना पूरे देश की जो टेरिटरी है उसको डिमार्क करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे, और जितनी भी बाउंड्री है उनको मजबूत कंसोलिडेट करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे। इस अप्रोच से बिफोर 15th of अगस्त 1947 बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन कर दिया भाई, किस पे, विलय पत्र पे। विलय पत्र का मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बिफोर 50 मोस्ट ऑफ द princely states, PS, princely states signed the instrument of accession, ठीक है। विलय पत्र इसको हिंदी में, इसलिए इस अप्रोच से 15 अगस्त 1947 से पहले ही बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इट मींस दे वर एग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने का मतलब क्या है कि आवर प्रिंसली स्टेट्स इज एग्री टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आ गया विलय पत्र क्या है? विलय पत्र पर साइन करने का क्या मतलब है कि वे भारत से अलग हो गए। यहां पे दिख रहा है 4 आफ्टर पार्टीशन है, ये आफ्टर पार्टीशन बाय अडॉप्टिंग ए फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये तीसरा पॉइंट है भाई, गवर्नमेंट से आगे सिर्फ ये 3 लिख रखा है, क्लियर है। आफ्टर पार्टीशन ये है। विलय पत्र पर साइन का मतलब है वी आर एग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ये इस पे साइन करने का मतलब है। एक देसी रियासत है जूनागढ़, वहां थोड़ी समस्या आई तो वहां पे प्लेबीसाइट करवाया भाई। प्लेबीसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। हम जूनागढ़ में गए,
वहां बोले उसको, जो जूनागढ़ के राजा थे, कि जी भारत में शामिल हो जाओ। उसने मना कर दिया, तो वहां हमने प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह करवाया, और मोस्ट ऑफ द जो उसकी पॉपुलेशन थी, दे वोटेड इन द फेवर ऑफ इंडिया। इस प्रकार से जूनागढ़ भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। क्लियर है ये बात? भाई ध्यान रखोगे, गवर्नमेंट अप्रोच में यही तुम देखोगे ना, यही उसका रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी, जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी। क्योंकि मेन रोल में कौन थे, किसको दिया गया था ये सारा काम? उनको काम दिया गया था, उन्होंने इस अप्रोच को फॉलो करा, और धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 से पहले ही बहुत सारी देशी रियासतों को भारत में जोड़ दिया गया था। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र पर साइन कर दिए। विलय पत्र पर साइन करने का मतलब है वी आर एग्री टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। हमने क्या करा, हमें पता था मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, and people don't want non-democratic government, and the government was unwilling to give democratic rights to the people। और जो पीपल थे वो सोच रहे, उनको दिख रहा बार कि डेमोक्रेसी आ गई, लोगों को अधिकार बांटे जा रहे हैं, लोगों को इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। उसके बाद भी भाई क्लियर है आवाज? ठीक। उसके बाद भी, और ये जो हमारे ऊपर शासक बैठे हैं ये कुछ काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या करा भाई, भारत के पक्ष में बात रखी, और धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर देशी रियासत भारत का एक हिस्सा बन गई। ठीक है, कुछ देशी रियासत थी, उनको हमें पढ़ना है। उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।